हाय एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड घूम रहा है तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है, जिसका इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। और इस एलिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि कोई भी प्लैनेट अगर इस इलिप्टिकल पाथ में अगर घूम रहा होगा तो उसके पास एक सेंटर नहीं, दो सेंटर होता है। एक को हम S बोलते हैं, दूसरे को S'। सेंटर का नाम फोकस भी होता है और सन किसी एक फोकस पे होता है, राइट। और इस सन से जो सबसे कम दूरी पे होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी सन से जो सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, ओरिजिन से A तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल a मीन्स होता है सेमी मेजर एक्सिस, और ओरिजिन से B की जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल b, इसको हम सेमी माइनर एक्सिस कह रहे हैं। तो इस तरीके से एक एलिप्स का पूरा डेफिनेशन डिफाइन होता है। ये पाथ बना कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसका एक लॉजिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर को 2 पॉइंट पे आप फिक्स करो और एक जगह यहाँ पे आप पेन को फिक्स कर दो। तो अगर एक को यहाँ फिक्स किया, दूसरे को यहाँ पे फिक्स किया और पेन इसके अंदर आ गया यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे चारों ओर घुमाइए तो एक ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी जिसको हम एलिप्स कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं आगे भी बताऊँगा, तो उसके लिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो चलिए इनके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, राइट। पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज़ रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पहला ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द √Gm/r0। तो अगर मान लो कोई भी प्लैनेट एक सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूमेगा तो उसका जो रेडियस है वो हमेशा फिक्स होगा, राइट। इस क्वेश्चन में ऐसा इसने नहीं बोला है कि वो एलिप्स में घूम रहा है। सर्कल में घूम रहा है तो एक ही सेंटर मानेंगे, तो उसका जो रेडियस है ना वो फिक्स रहेगा। अगर उसका रेडियस फिक्स रहेगा तो उसकी स्पीड भी फिक्स रहेगी। तो पहला ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, राइट। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि फॉर द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज़ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए, कोई भी अगर प्लैनेट किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास पूरी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उस ऑर्बिट के अंदर धीरे धीरे उसका रेडियस कम होने लग जाएगा, सन में आकर के वो कोलाइड कर जाएगा। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बट ऐसा हो सकता है कि कहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो पोटेंशियल कम हो जाए, या फिर पोटेंशियल बढ़ जाए तो काइनेटिक कम हो जाए, बट टोटल एनर्जी ओवरऑल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी इसका सही होता है। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी फॉल टुवर्ड द अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द बॉडी इज़ नेग्लिजिबल। मतलब जैसे मान लो, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम और एक सैटेलाइट है स्मॉल एम। सैटेलाइट मान लो बाई चांस इधर की ओर गिरने लग गया, तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है वो तो सेम होता है, बट जो अर्थ है ना, अर्थ का मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। एंड जो सैटेलाइट है इसका जो मास है वो कम है, मास कम होने की वजह से इनर्शिया भी कम होगा, इनर्शिया कम होने की वजह से इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो ईजिली चेंज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा इसके कंपेयर में, राइट। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज़ रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए, सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट घूमता है तो वो एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। अगर वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, राइट, तो वो डिफरेंट स्पीड को कवर करेगा। कि पता कैसे चला, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे है, प्लैनेट फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इनकी लोकेशन आप देखो बार बार चेंज हो रही है। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपने यहाँ पे देखा v का रिलेशन r के साथ में होता है। जब ये सर्कुलर था तो r कांस्टेंट था, बट इलिप्टिकल में r की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर r बढ़ेगा तो v कम होगा, r अगर कम होता है तो v क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी इसकी कॉन्स्टेंट नहीं, चेंज होने लग जाएगी। इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और इसको हमको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ इलिप्टिकल पाथ ऑफ द प्लैनेट। उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऐसा बोला जाता है कि पाथ सर्कुलर है, तो हम सर्कल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बट जब कुछ नहीं कहता तो हमें मान के चलते हैं कि उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि लॉ ऑफ एरिया मीन्स अगर कोई प्लैनेट
P से P पॉइंट तक आता है ना। तो पर सेकेंड जितना एरिया यहाँ पे कवर किया, राइट, अगर सेम टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे आता है तो वो भी सेम एरिया कवर करेगा। कहने का मतलब ये है इनकी जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी मीन्स dA/dt की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। बट इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ऐसे होगा कि मान लो ये P से P डैश पे आएगा तो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको निकालने के लिए आपको d थीटा चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r चाहिए। तो जो आर्क है, आर्क की वैल्यू क्या होता है, जितना एंगल घूमा और जितना रेडियस है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। नाउ आर्क विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई d थीटा। तो ये जो आर्क है ना और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये बन जाएगा उसका बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर्क के इक्वल होगा। तो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे। और जो d थीटा बाई dt होता है ना, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स कोई भी प्लानट अगर एक सेंटर के अबाउट अगर घूम रहा है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, दिस इज ओमेगा। तो ये फार्मूला ओमेगा के फॉर्म में आ गया। और r इंटू ओमेगा को मल्टीप्लाई करने पे एक वेलोसिटी आती है जिसको हम यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहे होंगे। तो dA/dt के पास एक फार्मूला आ गया r मल्टीप्लाइड बाई v। बट अगर मैं ऊपर एक टर्म m से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे एक टर्म m से मैं डिवाइड करूँ, तो कोई भी प्लानट, मान लो कोई एक प्लानट है और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट घूम रहा है और इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है और इसके पास इसका जो डिस्टेंस है वो उसको स्मॉल r मैंने बोला, और यहाँ पे जो इनके पास वेलोसिटी है v, मास m है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है दिस विल बी इक्वल टू mv मल्टीप्लाइड बाई r। तो ऊपर वाले पैरामीटर पर आप देखें कि r, v और m को मिला करके मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया और नीचे आ गया मास ऑफ द प्लैनेट। मीन्स जो भी एरियल वेलोसिटी है वो l डिवाइड बाई 2m के इक्वल हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहा होता है, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यही है जो उस प्लैनेट या उस सैटेलाइट को घुमा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ, यूनिवर्स को एक सिस्टम मानता हूँ, तो वो फोर्स उनके अंदर लग रहे होते हैं। और न्यूटन ने ये बताया था कि जो भी एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होता है। लेकिन इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो तो इंटरनल है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है ना, अगर मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा बोला कि भाई कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क इज़ जीरो इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया और उसका मास कांस्टेंट है ही है, सैटेलाइट का मास कांस्टेंट है, तो जो भी एरियल वेलोसिटी होगी वो भी अपने आप में कांस्टेंट होगी। इनके ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये वाला फार्मूला है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। यूज़फुल इस सेंस में हो जाता है कि अगर मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा सन से, जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। जैसे ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगा। तो मतलब प्लैनेट अगर घूम रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे धीरे 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 जाएगा और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जल्दी से इसको कवर कर देगा, राइट। तो इस हाफ में धीरे से मूवमेंट होगा और प्लैनेट का इधर की ओर बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा। ऐसा केपलर ने बताया अपने सेकंड लॉ में। उन्होंने बताया कि कोई भी प्लैनेट अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो पर सेकेंड हर एक जगह इक्वल अमाउंट में एरिया वो स्वेप्ट करेगा। मे बी उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ठीक है। इनके ऊपर देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज एल when it is revolving in a circular orbit at the height h from the earth surface। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा अर्थ बना देता हूँ, राइट, तो इस अर्थ के सरफेस के साथ अगर h हाइट पे एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है और उसके पास वेलोसिटी v है और एंगुलर मोमेंटम l यहाँ पे दे रखा है, इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ दैट सैटेलाइट इज इंक्रीज बाय द 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं इनका जो सेंटर है और यहाँ पे जो सैटेलाइट है इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू द h प्लस कैपिटल R। कह रहा है कि इनका जो इनिशियल डिस्टेंस है इनके सेंटर के साथ मैंने 8 टाइम्स बढ़ा दिया इनके ओरिजिनल डिस्टेंस के कंपेयर में। इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी डेल्टा R आया, डेल्टा R विल बी इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस R है तो इसको मैंने बोला हुआ है, राइट। तो जो चेंज हुआ, चेंज मीन्स होता है R फाइनल माइनस R इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू द 8R। तो R फाइनल विल बी इक्वल टू, देखिए 8R में इनिशियल जो डिस्टेंस है उसको तो मैंने R ही माना हुआ है तो यहाँ पे मैंने R लिख दिया। तो जो फाइनल लोकेशन आपको मिलेगा उसको हमने बोला 9R। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 8R हो गया।
तो फाइनल वैल्यू 8 प्लस आर विल बी इक्वल टू द 9r। अब क्वेश्चन कह रहा है एल कैसे चेंज हुआ, तो आप ध्यान से देखिए एल वी और आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इस वी की वैल्यू भी आप यहाँ पे रखेंगे। जब वी की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो एल इज़ प्रोपोर्शनल टू वी की जगह हो जाएगा अंडर रूट आर, और आर तो अपनी जगह पे था ही, तो यहाँ पे लिखेंगे एल इज़ प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट आर। इस पैरामीटर के ऊपर आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर आर को मैं 9r टाइम्स बढ़ा दूँ तो एल की वैल्यू 3l टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर अगर इनिशियल के रिस्पेक्ट में 9 गुना हो गया तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। ये 2023 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ प्लैनेट इज़ रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बोल दिया भाई सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल है। अगर एलिप्टिकल है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वेलोसिटी। देखिए भाई स्पीड की डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, तो पहला गलत है। इट हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इज़ नियरेस्ट टू द सन, अगर सन से इसकी लोकेशन प्लैनेट की बड़ी पास होती है तो आर की वैल्यू कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड इट्स एरियल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, गलत आंसर, क्योंकि एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी गलत है क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, टू फॉलो द ट्रेजेक्टरी सच दैट इट्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कोई भी एक प्लैनेट है, राइट, वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है और किसके अबाउट घूम रहा है भाई, मास m है, सन के अराउंड घूम रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है p और इसके पास एंगुलर मोमेंटम l है और इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है और इनसे इनकी बीच की जो दूरी है मान लेते हैं स्मॉल r है। तो बताइए इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी। तो एरियल वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है भाई, dA/dt विल बी इक्वल टू द हाफ मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। ऊपर नीचे m से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा mvr, नीचे हो जाएगा 2m, और जो mvr होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यही तो डेरिवेशन हमने प्रैक्टिस किया, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसेंट्रिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी एलिप्स के बारे में। इसेंट्रिसिटी ये बताता है कि जो फोकस है ना, जो सन है वो ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पे है उसको मैंने सी बोला हुआ है, और सेंटर से ओरिजिन से और ए की जो डिस्टेंस है जो सेमी मेजर एक्सिस है इसको स्मॉल ए बोला हुआ है। तो सी डिवाइड बाई ए का जो भी वैल्यू आता है उसी को हम इसेंट्रिसिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसेंट्रिसिटी ए पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेमी माइनर एक्सिस कितना है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मैंने एलिप्स के डेफिनेशन में बताया कि एलिप्स कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर से हर एक पॉइंट के जो डिस्टेंस का समेशन होता है वो फिक्स होता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर बी पॉइंट पे होती है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, एक लाइन स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ बी से एस के बीच में, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस हो गई एक्स, ये डिस्टेंस हो गई एक्स, तो इनिशियल डिस्टेंस पे हम बोलेंगे कि एस बी एन प्लस एस डैश बी विल बी इक्वल टू 2x, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप प्लैनेट घूम करके अगर ए वाले पॉइंट पे आता है तो जो एस से लेकर के ए की जो डिस्टेंस होगी, एस डैश से लेकर जो कि ए की डिस्टेंस होगी वो इसी की इक्वल होगी, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस है, इसको सी बोल दिया, और रिमेनिंग डिस्टेंस ए होता है, ये तो आपको पता ही पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए। तो अगर सेकेंड पॉइंट के लिए एस ए प्लस एस डैश ए की बात करेंगे तो एस ए की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस ए, राइट। और एस डैश ए की वैल्यू देखिए, अगर ये आपको निकालना है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ए। तो देखिए अगर ये सी है तो ये वाला पैरामीटर भी सी होगा, ये पूरी वैल्यू कितनी है ए, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस सी, राइट, ए माइनस सी। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2a। और एलिप्स कहता है कि भाई कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी घूमे, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का जो समेशन है ना, वो हर एक पॉइंट पे एस और एस डैश से जो डिस्टेंस का समेशन है वो फिक्स होता है। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि 2x विल बी इक्वल टू द 2a। तो आपके पास एक डेटा मिलेगा कि x विल बी इक्वल टू a। जब x की वैल्यू a पता चल गई तो आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहेगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक डेटा आपको मिलना चाहिए, डेटा ये कहेगा कि भाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और जब यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर है वहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर, और जहाँ पे सी स्क्वायर है वहाँ पे आपको मिलेगा, इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में रखेंगे तो ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ से अगर डेटा को सॉल्व किया जाए तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई ई की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ई की वैल्यू चाहे आप इस फॉर्मेट में याद रख लें चाहे इस फॉर्मेट में रख रखें, बात एक ही है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे एक और इसेंट्रिसिटी का, ये देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, ये आपको याद रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई एक सेंटर यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस होती है ये एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। तो आर पी इज़ मिनिमम एंड आर ए इज़ मैक्सिमम। तो जो आर पी की डिस्टेंस हुई ना, देखो अगर ये सी है, राइट, ये पूरा ए है, तो अगर सी में से ए को माइनस करेंगे तो आर पी मिलेगा। सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ए माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी ए टाइम्स ई, ए कॉमन हो गया तो 1 माइनस ई आ गया। उसी तरीके से अगर ए आपको निकालना है तो सी में आपको ए को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा सी प्लस ए, सी की वैल्यू पुट करोगे तो मिलेगा आपको 1 प्लस ई, राइट। अब देखो दो डेटा आपको याद रखना होता है, एक ए और बी स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, राइट, तो आर पी प्लस आर ए विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई। लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, राइट, मीन्स आर पी मल्टीप्लाइड बाई आर ए, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना ए स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर अंदर की ओर आ जाएगा। तो आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेटा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल दें जो आपको मैंने कैलकुलेट कराया, क्योंकि वो डेटा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जब इधर आप डेटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस, अब जब इसमें एक वैल्यू पुट करूँगा तो डेटा आपको याद रखना है, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको आपने बंद किया एंड फाइनली जब इनको आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास एक फाइनल डेटा मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो याद रखना बी स्क्वायर इज़ ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आर ए इंटू आर पी and A is the average of the RA plus RP. The largest and shortest distance of the earth from the sun is R1 and R2। मतलब सन अगर चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो ये डिस्टेंस लार्जेस्ट हो गई, ये शॉर्टेस्ट हो गई, उसको R1 एंड R2 के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। व्हेन द परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, मतलब जो परपेंडिकुलर है इसके मेजर एक्सिस के अर्थ यहाँ पे पहुँचता है तो क्या इक्वेशन होगा, राइट। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो ध्यान रहे अगर इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसेंट्रिसिटी जो मैंने बताया था है ना, सी की वैल्यू होती है ओरिजिन से सन की, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, जैसे ये जो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी, सी की वैल्यू होती है ए टाइम्स ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है। अब इसको एक आपके पास एलिप्स की इक्वेशन होती है, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है भाई, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इसको एलिप्स वाली इक्वेशन में रख देना है। जैसे एलिप्स वाली इक्वेशन में आप रखोगे तो आपको मिलेगा एक्स को रखोगे तो जस्ट यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर आपको मिलेगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई द बी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। और ए स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया था, कितना मिला था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इन सब को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा जो डायरेक्ट डी के बारे में बताएगा कि डी विल बी इक्वल टू द बी स्क्वायर डिवाइड बाई द ए। अब देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकता हूँ कि R1 इंटू R2 एंड ए की वैल्यू भी निकाल रखा हूँ तो R1 प्लस R2 बाई 2। इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमको सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्लाइडें आनी चाहिए। एक इसेंट्रिसिटी को आप कैसे निकाल रहे हो, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड आपको ए और बी स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए। फिर जाकर के इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन में डेटा पुट करेंगे। 3 स्लाइड को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो दोनों पॉइंट्स नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए तीनों स्लाइड आपस में कनेक्टेड है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई एलिप्स है, राइट, इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट है, वो अलग अलग लोकेशन पे इस तरीके से घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। तो क्यों कांस्टेंट होता है उसके लिए मैंने एक लॉजिक आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो इस केस में जो भी एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट होगा। तो चाहे अगर आप मिनिमम डिस्टेंस पे एंगुलर मोमेंटम निकालें चाहे मैक्सिमम डिस्टेंस पे एंगुलर मोमेंटम निकालें, दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, बट आपको आर ए का डेटा पता होना चाहिए। आर ए इज़ इक्वल टू द ए प्लस
ए मल्टीप्लाइड बाई ई, ए मल्टीप्लाइड बाई ई मीन्स ये वाली डिस्टेंस होती है, इसको हम सी कहते हैं, और सी की जो वैल्यू होती है वो ए इंटू ई के इक्वल होती है। उसी तरीके से अगर आप आर पी निकाल रहे होते हो तो ए में से माइनस करना होता है, ए माइनस ई। दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का डेटा आपको निकल के आता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो सन से मिनिमम दूरी पे एंड मैक्सिमम दूरी पे जो भी सैटेलाइट या प्लैनेट घूम रहा है उनके वेलोसिटी का क्या रेशियो होता है, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि द प्लैनेट ऑफ मास m, कोई प्लैनेट है वो घूम रहा है चारों ओर, उसका मास यहाँ पे m दे रखा है, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। सन का मास कैपिटल एम है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू द आर ए एंड आर पी, है ना। दिस वन इज आर ए एंड दिस वन इज आर पी। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट रिलेटिव टू द सन। मान लो कोई प्लैनेट है, प्लैनेट को आप अलग अलग लोकेशन पे आप घुमा रहे हैं, चाहे यहाँ पे घुमा रहे हैं, तो चाहे इस प्लैनेट को आप यहाँ पे लेकर के आएँ, चाहे इस प्लैनेट को आप यहाँ पे लेकर के आएँ, राइट। तो इनकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो तो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें, चाहे एंगुलर मोमेंटम पी पे निकाल दें, चाहे एंगुलर मोमेंटम ए पे निकाल दें, दोनों की वैल्यू सेम आती है, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम अगर आप पी पे अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला होना चाहिए, या तो वी पी पता होना चाहिए या तो आर पी पता होना चाहिए। अगर ए के अबाउट निकालेंगे या तो वी ए पता होना चाहिए या तो आर ए पता होना चाहिए। तो मैं पी पे निकालना चाहता हूँ, पी पे निकालूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। इस डेटा से अगर देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन बन करके आएगी और यहाँ से वी ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखिए जब कोई प्लैनेट घूम रहा होता है ना तो उसकी एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्बिट फिक्स होती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो मतलब यहाँ पे जो भी काइनेटिक एंड पोटेंशियल आएगी, यहाँ पे जो काइनेटिक पोटेंशियल आएगी दोनों सेम होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे वी पी चाहिए तो यहाँ से वी ए को एलिमिनेट करना होगा, इसलिए वी ए की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा। तो जब वी ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दूंगा तो अब सारे क्वेश्चन में जस्ट वी पी गिवन है, तो वी पी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दिया। अगर इस वी पी की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, राइट, तो यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम, वी पी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एम, तो यहाँ पे हो गया आर ए डिवाइड बाय द आर पी इन ब्रैकेट आर ए प्लस आर पी, इस तरीके से आ गया। और बाहर आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ में, आर पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जब आर पी इस रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा, आर ए तो है ही, जस्ट आर पी आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए, राइट। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि चारों ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं। तो कोई सा भी ऑप्शन आप टिक कर दें। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, चाहे आप पी पे निकालें चाहे आप ए पे निकालें, बात एक ही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव है, याद रखना। अगर आपको पी पे निकालना है तो यहाँ से ए को एलिमिनेट कर देना, अगर आपको ए पे निकालना है तो यहाँ से पी को एलिमिनेट कर देना, फिर यहाँ पे वी पी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, राइट। चलिए एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन ये है कि मान लो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज x1 एंड x2। जैसे कोई एक ऐसा इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पे x1 x2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। सन यहाँ पे है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको इसने बोला है x1 और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको इसने बोला है x2, राइट। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, क्वेश्चन बोला है कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो v0 है। तो आपको भी पता है कि भाई जो v मल्टीप्लाइड बाई आर होता है, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर r की वैल्यू कम हो तो v क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो x1 डिस्टेंस पे जो स्पीड होगी मैक्सिमम v0, और यहाँ पे अगर प्लैनेट पहुँचेगा तो इसको हम बोलेंगे v2। तो ये डेटा अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है, कि इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो वहाँ से एक रिलेशन आता है कि v1 x1 विल बी इक्वल टू द v2 x2। डेटा आप यहाँ पे पुट करेंगे तो v1 को लिखेंगे v0, x1 विल बी इक्वल टू v2 मल्टीप्लाइड बाई x2। तो अगर यहाँ से v2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, IIT मेंस 22 में पूछा गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, यहाँ पे आपको कुछ डेटा मैं लिखवाऊंगा, वो आपको याद रखना है। जैसे कि कह रहा है कि इन द फिगर द इलेप्टिकल पाथ ABCD, पूरा जो ABCD वो इलेप्टिकल पाथ है और सन बीच में यहाँ पे है। कह रहा है द ट्रायंगल एरिया, जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो पूरे एरिया का 1/4 है, राइट। तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया कि भाई जो आपके पास SAC है उसकी वैल्यू हो जाएगी A डिवाइड बाई द 4। लेकिन अगर आप A से लेकर के B तक आप घूम रहे हो, मीन्स अगर आप इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक जा रहे हो तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर करोगे, मतलब हाफ एरिया तो कवर ही कर रहे हो प्लस ये वाला एरिया भी कवर कर रहे हो। तो उस केस की वजह से ABC का जो एरिया होगा वो A/4 प्लस A/2 मीन्स 3A/4 के इक्वल हो जाएगा।
रिमेनिंग पार्ट जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, तो आप सिर्फ ये वाला एरिया कवर कर पाओगे, मतलब हाफ में ट्रायंगल वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप सी डी और ए की ओर मूव कर रहे हो तो आप a/2 में माइनस कर देना है a/4 की वजह से, दिस विल बी इक्वल टू जस्ट a/4, राइट। अब हम एरियल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। एरियल वेलोसिटी कहता है कि देखो इस वाले को पूरा 1 मानना है और इस वाले को पूरा 2 मानना है। मतलब अगर आप ए से लेकर के सी तक आप घूमते हो तो एरिया a1 कवर करेगा, और a1 एरिया क्वेश्चन में दिया है 3a/4, मीन्स 3a/4 डिवाइड बाई द T1 विल बी इक्वल टू, सेकेंड में जब आप कवर करोगे ये वाला एरिया A2 है, मीन्स a/4 एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा T2। तो इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द T1। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चलिए नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि केपलर्स का थर्ड लॉ क्या होता है। देखो जो थर्ड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट। जब सर्कुलर ऑर्बिट पे तो सन को हम बीच में ही मानेंगे। तो मान लो कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे है तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी r। अगर ये प्लैनेट यहाँ पे है तो इनके बीच में एक म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, Fg यहाँ पे लगेगा, तो इसको भी यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे Fg। जब ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc लग रहा होगा, तो दोनों फोर्स को हम इक्वेट करेंगे। देखो ग्रेविटेशन फोर्स तो Gmm/r² होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है भाई mv²/r, बट अगर ओमेगा के फॉर्म में बात करेंगे तो mr⍵² होता है, तो मैंने mr⍵² के फॉर्म में रख दिया है। और जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना वो होती है 2π/t, राइट। अगर ओमेगा की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी, और यहाँ से आपको पता चलेगा t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r³। ये केपलर्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है कि केपलर्स लॉ ये कहता है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स इन्वर्स स्क्वायर रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई हो रहा है तो जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा उसको पूरा करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड t लगेगा उसके रेडियस का क्यूब t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r³ के इक्वल होगा। बट ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है अगर हम फोर्स का रिलेशन ही चेंज कर दें, जैसा कि JEE 21 में पूछा गया। JEE 21 में बोला कि द पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। तो हमने बोला कि भाई जो इनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स Fg इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³, 1/r³ के प्रोपोर्शन में है। यहीं पे मामला चेंज हो गया। तो अगर इसको बैलेंस आउट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जस्ट mr⍵² होता है, दोनों को बैलेंस आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट k मान लो, तो k डिवाइड बाई r³ विल बी इक्वल टू द mr⍵²। तो यहाँ से ओमेगा एंड r के बीच में एक रिलेशन आपको पता चलेगा कि mr⍵² ओमेगा² विल बी प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁴, राइट। तो यहाँ पे मिल गया आपको r⁴। जब ओमेगा को 2π/t रखेंगे तो t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे t इज़ प्रोपोर्शनल टू द r²। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखना अगर फोर्स का ही रिलेशन चेंज कर दिया तो केपलर्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फोर्स सेम रहता है, चेंज नहीं करता। बट JEE ने चेंज करके पूछा था, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आप फार्मूला याद करके आओ कि समझ करके आए हो, ठीक है। चलिए इनका लास्ट क्वेश्चन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक प्लैनेट है, सन है, सॉरी अर्थ है, अर्थ सडनली श्रिंक हो गया मतलब क्या हुआ, जो इसका वॉल्यूम यहाँ पे v है वो श्रिंक होकर के वॉल्यूम कम हो गया, और कम हो गया मतलब जो शुरू वाला वॉल्यूम था उसका 64 टाइम्स हो गया। तो आपको पता है कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू द r³। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होके 1/64 टाइम्स होगा तो जो रेडियस होगा वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। मीन्स सेकेंड वाले का जो रेडियस है वो पहले वाले रेडियस का 1/4 हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ श्रिंक होता है, मान लो कोई अर्थ है अपने एक्सेस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा होगा और अचानक से श्रिंक कर जाएगा तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। अगर इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा हुआ है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। और किसी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है I1 ω1 एंड सेकेंड का होगा I2 ω2, दोनों आपस में सेम होगा। अर्थ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr³ हो जाएगा, एंड जो ओमेगा होता है वो 2π/t होता है। तो जस्ट अगर हम यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो जो r2 है ना वहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे r1 डिवाइड बाय द 4, राइट। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई 1/t1 विल बी इक्वल टू द 1 डिवाइड बाई 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय द t2, राइट। T1 मतलब शुरू में जब अर्थ घूम रहा होगा तो उसके पास 24 घंटे होंगे घूमने के लिए। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आपके पास आएगी, दिस विल बी इक्वल टू द 24 डिवाइड बाई 16 एंड दिस विल बी इक्वल टू द
24 डिवाइड बाई एक्स, तो अगर कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकाली जाए ना, वो आपके पास आएगी 16। आपको 16 मार्क करना है, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी केपलर्स लॉ में पढ़ा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ 3 लॉ आपको पढ़ने होते हैं। पहले लॉ में जस्ट आपको बताया जाएगा कि ऑर्बिट कैसा होता है। सेकेंड लॉ में आपको एक ज्योमेट्री आपको सिखाई गई है। ज्योमेट्री में आपको इसेंट्रिसिटी याद रखना है, सेमी मेजर एक्सिस याद रखना है, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है वो आपको याद रखना है। एंड थर्ड में उनके लोकेशन, डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन बताया गया, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ माई टाइम।